अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मकसद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से सवालात पूछे गए और उनको किस तरह से आंसर करना है। तो चैप्टर नंबर 2 से ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और बोहर्स थ्योरी की डेरिवेशन भी एग्जाम में कई दफ़ा पूछी गई है। तो हम बारी-बारी स्टेप वाइज़ हर एक टॉपिक को देखेंगे और उसमें पूछे गए क्वेश्चन को किस तरह से आंसर किया जाएगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स से। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर, कि अगर 3D ऑर्बिटल लिखा है तो इसके लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है? अब नीचे क्वांटम नंबर वैल्यूज में एन और एल स्टेटेड है। एन शो करता है नंबर ऑफ शेल को, तो एन की वैल्यू हमेशा वो होगी जो कोफिशिएंट लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3D लिखा है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। डी जो है वो एसोसिएटेड है एल की वैल्यू से, क्योंकि एल की 4 अलग अलग वैल्यूज होती हैं। एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है 3D ऑर्बिटल। तो अगर 3D आप देखें तो 3 के लिए n की वैल्यू तो 3 है और जब हम d की बात करेंगे तो d के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हम देखेंगे क्या कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जहां n इज इक्वल्स टू 2 बट l इज इक्वल्स सॉरी n इज इक्वल्स टू 3 बट l इज इक्वल्स टू 2 लिखा हो। तो हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ऐसा है जिसमें n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 2 है। ये बता रहा है कि ये हम बात कर रहे हैं जब n इज इक्वल्स टू 3 है यानी थर्ड शेल है, और जब l इज इक्वल्स टू 2 है यानी हम बात कर रहे हैं सब शेल d की। तो ये 3D को डिफाइन कर रहा है। सेकंड एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन पास पेपर में हमें नजर आता है वो ये है कि द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू। ये बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है, और ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑप्शन है एरोप्लेन, क्रिकेट बॉल, अर्थ और इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक साथ दो अलग अलग वैल्यूज सेम नहीं रख सकते। या इसको इस तरह से समझ लें कि हम डिफाइन ये करते हैं कि आप एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उनकी कैलकुलेशंस में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये सारी बात सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकती है? सारी बात सिर्फ अप्लाई होती है इलेक्ट्रॉन पे, कि आप इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं करते, और अगर आप कर लें साइमल्टेनियसली डिटरमाइन तो उसकी कैलकुलेशन के अंदर क्या आएगा? एरर आएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ अप्लाइड किस पे? इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एनर्जी लेवल का मतलब होता है शेल, ठीक है? एनर्जी लेवल का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है इसका मतलब है शेल, ठीक है? तो हमें ये पता है फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8 और थर्ड शेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18। अब ये जो नंबर्स मैं लिख रहा हूँ 2, 8, 18, ये नंबर आ कहाँ से रहे हैं? इसके पीछे एक फॉर्मूला मौजूद है जो है 2n स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जो कि नंबर ऑफ शेल है। जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आ जा रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे मुझे कैपेसिटी मिल जा रही है कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। और जब मैं n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 बन जा रहा है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे पता चल रहा है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली जब मैं थर्ड के लिए काम कर रहा हूँ तो n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 बन जा रहा है, 9 2 ज़र 18, जिसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं थर्ड शेल में। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस को अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि किसी ऑर्बिट के अंदर या किसी शेल के अंदर या किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है? सिमिलर क्वेश्चन है जो कि 2022 में भी पूछा गया और 21 में भी। वो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सब शेल। यहाँ आप अगर गौर करें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ कहा गया था एनर्जी लेवल और यहाँ कहा जा रहा है सब एनर्जी लेवल, और सब एनर्जी लेवल का मतलब होता है सब शेल। अब ये बात बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी एक सब का वर्ड लिख देने से ये
क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जब हम बात कर रहे थे शेल की तो हम कह रहे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेल की बात हो रही थी, और जब हम सब एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो बेसिकली ये सब शेल है। सब शेल्स एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ की कैपेसिटीज ऐसी हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनकी फिक्स कैपेसिटीज है। इन कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला एक्यूरेटली यूज हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो अब अगर आप देखें इनको तो आपको नजर आ रहा है ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 2, 6, 10, 14 ये सब 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं। इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद मिलने वाला है। सही, और आसान कर देते हैं। एल अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं इसी पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर कि एल की वैल्यू एस के लिए होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू पुट करूं, यानी अगर मैं एस की कैपेसिटी निकालना चाह रहा हूं तो एस के लिए अगर मैं एल की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा 0, और 0 प्लस 1 आंसर आएगा मेरे पास 1। लेकिन एस में इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है, तो यहाँ तो आंसर मेरे पास 1 आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं एल की वैल्यू 2 पुट करता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डी की बात करें तो अभी हम बात कर चुके हैं कि डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। लेकिन इन एक्चुअल कैपेसिटी जो डी की है वो तो 10 है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरा फॉर्मूला देखूं जिसमें है 12 प्लस 1, यानी जो भी आंसर आएगा 12 प्लस 1 का उसको मैं मल्टीप्लाई अगर 2 करूंगा, ठीक है, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 अगर किया जाए, जैसे लेट से दोबारा से एल की वैल्यू में पुट करता हूँ 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। इसका मतलब ये वो फॉर्मूला है जो मुझे एक्यूरेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है किसी सबशेल के अंदर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2017 का क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच एनर्जी लेवल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑर्बिटल की तादाद हम बताने के लिए यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब जरा रिकॉल करते हैं। ऑर्बिटल की तादाद बताने के लिए हम कैलकुलेशन तो कर लेंगे, लेकिन पहले कि ऑर्बिटल है क्या। ऑर्बिटल के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का फॉर्मूला हमने अभी यूज़ किया है कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n²। ठीक है, तो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और टोटल एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, टोटल एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं 2n²। तो अब अगर मैं ये करूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दूं 2 से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा n²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन f ऑर्बिटल। थोड़ी देर पहले हम अभी बात कर चुके हैं, f की कैपेसिटी है 14। अब आप ये भी याद रख सकते हैं कि हर एक से दूसरे सबशेल के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस है 4 का, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 ऐड कर दें आप, मतलब s में अगर 2 में अगर आप 4 ऐड करें तो 6 बन जाएगा। इस तरह d में 4 मजीद ऐड कर दें, यानी s की कैपेसिटी थी 2, 2 में 4 आपने ऐड किया, 6 बन गए। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p में। p में अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 10। 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं d में। 10 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो वो बन जाते हैं 14। 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं f में। तो इनकी कैपेसिटीज में 4 का डिफरेंस है। अगर हम बात करें f की, तो f में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, f में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। ये भी हमने थोड़ी देर पहले काम किया हुआ है कि हमने कैलकुलेट किया था कि, या हमने लिखा था कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन है। s में 2 थे, p में 6, d में 10 और f में 14। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे कि f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 14 है। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है दिस कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। रेड कलर का जो वेवलेंथ है रेड कलर की वो सबसे ज्यादा होती है। इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से कि आप याद रखें, जो टोटल कलर्स हैं उनको हम लिखते हैं इस तरह से, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट से ज्यादा अगर एनर्जी हो जाए तो अल्ट्रा वॉयलेट, रेड से अगर कम एनर्जी हो जाए तो इंफ्रारेड।
तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। वेवलेंथ का ऑर्डर इसके रिवर्स होता है, यानी अगर मैं वेवलेंथ के एस्पेक्ट से देखूं तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे कम वेवलेंथ होगी वॉयलेट की विजिबल लाइट्स में, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की। तो रेड करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, के एनर्जी जो है किसी क्वांटम के वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? अब आप रिकॉल करें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो कहती थी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जिसको हम सिंप्लीफाई करते थे और हम न्यू की जगह या न्यू के साथ लिख देते थे एच। एच को हम कहते थे प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमारे पास बन जाता था E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे वेवलेंथ, वेव नंबर या सोर्स ऑफ एनर्जी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है दीज रेडियो एक्टिव रेज आर नॉन मटेरियल नेचर, कि इन रेडियो एक्टिव रेज में से कौन सी रेज है जो कि मटेरियल नेचर की नहीं होती? अल्फा रेज हीलियम के न्यूक्लियर जैसा होता है। बीटा रेस को अगर हम देखें तो बीटा रेस के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे होते हैं। गैमा रेज एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा गैमा। कैनाल रेस की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं एनोड रेस। ये वो रे होती हैं जो कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर होती हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रेडियो एक्टिव रेस। ऑल्दो कैनाल रेस भी पार्टिकल कंटेन करती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है तो इसके बारे में तो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैमा रेस। 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिनोटेड बाय, कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे आप डिनोट कर सकते हैं, कैसे आप शो कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए फोर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है डिस्टेंस से। तो अब अगर आप रिकॉल करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही होती है, उसके लिए ओल्ड बुक में जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था वो था ZE² अपॉन R²। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको आर से, अच्छा अब क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लिखा जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है इसको? आर से। तो आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा ZE² अपॉन R। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। तो इन ऑप्शंस में से लास्ट वाला ऑप्शन जो कि -ZE² अपॉन R है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है। ये कह रहा है द सीरीज ऑफ लाइंस इज प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है? फोर्थ से, और जा कहाँ रहा है? सेकंड पे। तो हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर पे आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट पे आता है तो जो सीरीज मिलती है वो है लेमन सीरीज, सेकंड पे आता है तो जो सीरीज मिलती है वो है बेलमर, थर्ड पे आता है तो पास्चन, फोर्थ पे आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ पे आता है तो पीफंड। ये नाम हम याद रखने की कोशिश करेंगे। ये ऑर्डर यही है इसका, 1 2 3 4। क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल कर रहा है? सेकंड ऑर्बिट पे फॉल कर रहा है, तो सेकंड का मतलब सीरीज हो जाएगी बेलमर सीरीज, यानी जहां फॉल कर रहा है। ठीक है, तो जो लोअर ऑर्बिट है उसको आप कंसिडर करेंगे। तो सेकंड पे फॉल कर रहा है तो सीरीज क्या हो जाएगी? बेलमर। तो द सीरीज ऑफ लाइंस प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, यहाँ फोर्थ की जगह फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कुछ भी हो, बस फर्स्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि हायर से लोअर पे आता है। तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड की जगह थर्ड, सॉरी फोर्थ की जगह थर्ड, फिफ्थ, कुछ भी हो सकता था। तो इन तमाम केसेस में जो आंसर आपका होता है वो होता है बेलमर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेलमर। 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in hydrogen spectrum the series of lines obtained when electron jumps from higher orbit to first orbit। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? हायर से फॉल कर रहा है फर्स्ट पे, सेकंड पे फॉल करता है तो हम कहते हैं सीरीज बेलमर है, और फर्स्ट पे फॉल कर रहा है तो सीरीज क्या रहेगी? लेमन। तो लेमन सीरीज इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज का लास्ट है हमारे पास 2022 का क्वेश्चन कि बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स यूरेनियम कन्वर्ट इनटू, यूरेनियम का अगर आप देखें एटॉमिक मास या कहने के मास नंबर और एटॉमिक नंबर, तो वो मेंशन है। क्या मेंशन है भाई? 238 इसका टोटल मास नंबर है, और 92 इनका एटॉमिक नंबर है, यानी 92 प्रोटॉन है इनके पास और 238 टोटल पार्टिकल्स है। अल्फा इमिट हो गया इसमें से,
अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस, जिसका मास है 4 और जिसके पास चार्ज पार्टिकल है 2। अगर इसमें से अल्फा इमिट हो गया तो मतलब इसके मास में 4 की कमी आ जाएगी और चार्ज में 2 की कमी आ जाएगी। मास 4 कम हो जाए तो 238 से कम होकर हो जाएगा 234, और अगर चार्ज में 2 कमी हो जाए तो 92 से कम होके हो जाएगा 90। यानी इन वैल्यूज के बारे में क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगी 234 वैल्यू और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। तो ये वैल्यू किससे मैच कर रही है? वैल्यू मैच कर रही है लास्ट ऑप्शन से, तो हमारा 90 234 ये करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगा। यहाँ पे एमसीक्यूज का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बात करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि 2 दफा एग्जाम में आ चुका है, बहुत बेसिक सा। डिस्टिंग्विश करना है या डिफरेंशिएट करना है बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के दरमियान हम क्या लिखने वाले हैं? डिफरेंसेस लिखने वाले हैं। ठीक है, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया। तो डिफरेंस हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम दोनों को डिफाइन कर देंगे। डेफिनेशन बुक की डेफिनेशन है, जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज वर्ड बाय वर्ड, यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया हुआ है। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो पहले हम लिख रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। हम कह रहे हैं व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली और थर्मली एक्साइटेड एटम इज पास थ्रू प्रिज्म, आगे फिर कहा जा रहा है सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस आर ऑब्टेन। मतलब अगर किसी एटम को थर्मली इलेक्ट्रिकली एक्साइट कर दें आप, वो एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद क्या करेगा? रेडिएशन रिलीज करेगा। उस रिलीज होने वाली रेडिएशन को अगर आप प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म से पास होने पे आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसमें कुछ जगहों पे लाइंस होंगी और कुछ जगहों पे गैप्स होंगे। ठीक है, अपेरेंटली कुछ हद तक ये बार कोड जैसा होता है। जैसा आप देखते होंगे ना, कोई भी आप अगर मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे शैम्पू या कुछ भी, तो उस पे आपको एक बार कोड दिखता है जिसमें लाइंस होती हैं ब्लैक और वाइट। तो लाइन स्पेक्ट्रम काफी हद तक बार कोड जैसा होता है, बट यहाँ गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं। बार कोड में गैप्स कम होते हैं, यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम में गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हायर या एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आ रहे हैं? ओरिजिनल ये लेवल पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर? एक्साइटेड एटम के अंदर। एटम को एक्साइट कैसे किया आपने? या तो इलेक्ट्रिकली किया, तो थर्मली किया। तो जब वो वापस उसके इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो वो एनर्जी इमिट करेंगे। उस इमिट होने वाली रेडिएशन को अगर आप प्रिज्म से पास करके प्लॉट करें तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसके अगेंस्ट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या लिखा है कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जो कि कंटीन्यूअस बैंड कंटेन करता होगा डिफरेंट कलर्स का। यानी यहाँ पे कोई गैप्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस नहीं है, बल्कि एक कंटीन्यूअस बैंड है। कोई स्पेस, कोई गैप नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या आता है लाइन स्पेक्ट्रम में? कि देयर आर ह्यूज गैप्स बिटवीन लाइंस। जो लाइंस मौजूद हैं उनके दरमियान बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, जबकि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में गैप नहीं है। तो ये एक और पॉइंट हो गया डिफरेंस का। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने लिखा है कि इमेजन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम इमेजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करें या हाइड्रोजन का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करें, तो वो इमेजन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? दोनों एग्जाम्पल है लाइन स्पेक्ट्रम की, क्योंकि दोनों में लाइंस है और दोनों में गैप्स है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें रेनबो की, ठीक है, तो रेनबो के कलर्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता। तो रेनबो किसकी एग्जाम्पल है? रेनबो एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 में पूछा गया कि व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और आगे कहा जा रहा है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। क्या बताएं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है और अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन करें। और एक और क्वेश्चन है काफी हद तक सिमिलर, कि 2017 में पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, और आगे कहा जा रहा है व्हाई इज इट लिमिटेड टू हैवी एलिमेंट्स। फर्दर आगे कहा जा रहा है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी यहाँ पे सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है। लास्ट टाइम ये कह लें कि 2021 वाले क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दोनों की प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है, और डेफिनेशन में भी डिफरेंस है। यानी यहाँ पूछा गया रेडियो एक्टिविटी और यहाँ पूछा जा रहा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो आपसे जब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पूछा जाए तो आप बेहतर है कि ये करें, आप पहले रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करें और उसके बाद फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करें। जब सिर्फ रेडियो एक्टिविटी आपसे पूछेंगे तो आप सिर्फ रेडियो एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, लेकिन जब आपसे नेचुरल पूछेंगे तो आप पहले रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, फिर आप उसमें
एडिशन करके नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो यहाँ देखें, रेडियो एक्टिविटी में हमने लिखा है द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, इसको न्यूक्लियर लिखने से बेहतर आप क्या लिखना है, न्यूक्लियस लिखना है, कि किसी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का क्या होना, डिसइंटीग्रेट होना है। कैसे, स्पॉन्टेनियसली, यानी मुस्तकिल वो डिसइंटीग्रेट हो, टूटे, और क्या प्रोड्यूस करे, मोर स्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई विद इमिजन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिविटी। यानी कन्वर्ट किस में होगा, स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस के दौरान वो क्या करेगा, इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा रेडियो एक्टिविटी का। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में आप लिखेंगे द एलिमेंट्स विच इमिट रेडिएशन। ठीक है, वो एलिमेंट जो कि क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। कैसे, स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम यही बात कर रहे थे कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन इन न्यूक्लियस का, तो वो एलिमेंट जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं स्पॉन्टेनियसली, उनको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नहीं, कुदरती तौर पे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो खुद ब खुद क्या होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। तो उन एलिमेंट्स को कहा जाता है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये फिनोमेना कि वो कुदरती तौर पे डिसइंटीग्रेट होते हैं, ये फिनोमेना कहलाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके लिए ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जो कि टेबल 2.2 है आपकी बुक का। इस टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेंशन है, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5 का बी, आई गेस वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के डेफिनेशन के लिए। तो 5 में से एक आप निकाल दें तो बाकी बच जाएंगे आपके पास 4 मार्क्स। तो फॉर 4 मार्क्स अल्फा की प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे और बीटा की भी। तो इसका मतलब 2 मार्क्स फॉर अल्फा प्रॉपर्टीज और 2 मार्क्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा। तो 2-2 पॉइंट्स लिखना इनफ होगा। अल्फा के लिए आप 2 पॉइंट्स लिख दें और बीटा के लिए भी आप 2 पॉइंट्स लिख दें। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम प्रॉपर्टी में, हम लिख सकते हैं जैसे अल्फा की कंपोजिशन, कि अल्फा पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन लाइक कंपोजिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी अल्फा की। ठीक है, इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह हम ये भी लिख सकते हैं दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स लिखना मेरे ख्याल से काफी है। अब अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा में क्या लिखा है कि बीटा पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या बीटा पार्टिकल इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है बीटा। डिफ्लेक्शन में लिखा हुआ दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अल्फा रेज, कि जिस डायरेक्शन में अल्फा डिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट बीटा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से बीटा का डिफ्लेक्शन अल्फा के अगेंस्ट है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात इसमें एडेड है, वो ये है कि पूछा जा रहा है व्हाई इज इट लिमिटेड टू हैवी एलिमेंट्स ओनली। तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि हैवी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रोटॉनिक रिपल्जेंस ज्यादा होने की वजह से हैवी एलिमेंट के न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हैवी एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना ज्यादा नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट का एक हिस्सा मुकम्मल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद वाली वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि डेरिवेशंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इस चैप्टर से वो कौन कौन सी हैं। मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका, प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।